So good afternoon everyone. Good afternoon, sir. So today we have an interesting topic to cover. Science and technology policies in India. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए टाइम पर अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट द्वारा ली गई इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक। आज तक इंडिया में 5 साइंटिफिक पॉलिसीज आ चुकी हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 पॉलिसीज अभी तक गवर्नमेंट ला चुकी है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। क्या क्या वो 5 पॉलिसीज अलग अलग रही हैं, क्या हर किसी पॉलिसी में गवर्नमेंट ने साइंटिफिक डेवलपमेंट के देश में काम करने की कोशिश की है, हर एक पॉलिसी में कुछ नया करने की कोशिश की गई है। और रिसेंट जो पॉलिसी आई है वो 5th पॉलिसी आई थी 2020 में। तो फर्स्ट पॉलिसी 1958 में आई थी, सेकंड पॉलिसी आई थी 1983 में, उसके बाद थर्ड पॉलिसी आई फर्स्ट पॉलिसी 58 में, सेकंड 83 में, फिर आई आपको 2003 में, नेक्स्ट आई 2013 में और रिसेंट आई 2020 में। तो कौन कौन सी 5 पॉलिसीज आई हैं? 1958 फर्स्ट पॉलिसी, 1983 सेकंड पॉलिसी, 2003 थर्ड पॉलिसी, 2013 फोर्थ पॉलिसी एंड 2020 फिफ्थ पॉलिसी। ये 5 पॉलिसीज गवर्नमेंट अभी तक ला चुकी है। हर एक पॉलिसी में जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करी है, तो हर एक पॉलिसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे किस पॉलिसी में क्या हुआ है, किस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के क्या एम्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या आउटकम उस पॉलिसी के टाइम के बाद हुआ है। अगर आप जनरली देखेंगे पहली और दूसरी पॉलिसी 58 से 83 के बीच में अप्रोक्सीमेट 25 इयर्स का गैप है। सेकंड पॉलिसी देखेंगे आप और 83 और 2003 के बीच लगभग 20 साल का गैप है। थर्ड और फोर्थ पॉलिसी के बीच आप गैप देखेंगे तो 10 साल का गैप है, और थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच देखेंगे तो आप कितने साल का गैप है? 7 साल का गैप है। कहने का मीनिंग क्या है कि 5 पॉलिसीज अभी तक आई हैं। शुरू में पॉलिसीज के बीच में गैप्स बढ़ा था, अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ग्रोइंग डिमांड हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी चेंज के लिए, इसलिए गवर्नमेंट जो है समय पॉलिसी चेंज करती है। रिसेंट पॉलिसी आप समझ सकते 2013 में आई थी और 2020 में 7 साल में ही पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। क्या जरूरत थी पॉलिसी चेंज करने की इतनी जल्दी? क्या ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अच्छे से डिफाइन नहीं थे या आउटकम्स बढ़िया नहीं आ रहे थे प्रीवियस पॉलिसीज के? क्या सब कारण थे? सब कारण को हम अभी पढ़ेंगे। तो ये है आपके एक ओवरव्यू सारे के सारे पॉलिसीज की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जो फर्स्ट पॉलिसी थी उसका नाम है साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन। साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आई थी? 1958 में। इसका ऑब्जेक्टिव एम्स क्या थे? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना, क्योंकि देश नया नया हमारा आजाद हुआ था। हम क्या करना है? देशवासियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट जगाना, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट जगाना और एक अवेयरनेस पैदा करना कि लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने में डेवलप करें। ये सब चीजें पहले किसमें देखी गई थी? फर्स्ट पॉलिसी में। और बाय द एंड ऑफ 1980 इंडिया डेवलप एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सफिशिएंट साइंटिफिक पर्सनल। तो जब अवेयरनेस डेवलप हुई, नए नए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस खोले गए जिन्होंने इस एरिया में काम करना शुरू किया। साथ साथ बहुत काफी ज्यादा वर्कफोर्स क्या होती है? साइंटिफिक वर्कफोर्स। आपने साइंटिस्ट अपॉइंट करे, प्रोफेसर्स अपॉइंट करे, रिसर्चर्स नए नए आपने रिसर्च पोजीशंस ओपनिंग करी, है ना? तो ये सब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो और वर्कफोर्स डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये पॉलिसी, पहली पॉलिसी के क्या थे? एम्स थे, और ये हमको उसके आउटकम्स भी मिले। 80s तक हम जो है काफी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका वर्कफोर्स डेवलप कर दिए थे। फिर सेकेंड पॉलिसी आई द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1983। ठीक है,
क्या है 1983 में ये जो पॉलिसी आई 1983 में, इस पॉलिसी का प्राइमरी टारगेट था टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। क्या मतलब होता है इसका? टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अब समय आ गया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, वर्क फोर्स हमारे पास तैयार हो गई है साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए देश में। अब हमको सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होना है टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी तक हमारा ज़्यादातर टेक्नोलॉजी क्या होती थी, विदेश से हम खरीदते थे। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला था। सेकंड, दिस पॉलिसी आल्सो एम टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो टेक्नोलॉजी का केवल यूज देश के साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए हो, सोसाइटी के बाकी सेक्शन तक भी क्या हो समान। जैसे जब शुरू में इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रैक्टर्स और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पर धीरे धीरे साइंटिफिक इनोवेशंस का आम सोसाइटी तक हेल्प कैसे पहुंचा, एक आम किसान तक कैसे पहुंचेगा, जब उसके पास क्या पहुंचा, ट्रैक्टर पहुंचा, या साइंटिफिक जो एडवांसमेंट की चीज़ें थी नई नई वो पहुंचनी शुरू हुई। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिस सोसाइटी में यूज होने शुरू हुए। नेक्स्ट आया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ 2003। ये 2003 वाली पॉलिसी किसके टाइम आई थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस टाइम पे ये पॉलिसी फॉर्मेट हुई। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D में कंट्री में बजट को बढ़ाना, क्या करना, बजट को बढ़ाना। उससे पहले तक क्या होता था कि हम काम कर रहे थे, बट बजट इश्यूज की वजह से जो था बहुत सारे हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट के काम अच्छे से नहीं हो रहे थे। तो इस पॉलिसी ने क्या किया कि ये प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को कि आप R&D में आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी का आउटकम क्या है कि हमारे GDP का 0.7% तक R&D में उस टाइम गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया। उस कितना 0.7%। आज भी हम इतने पे ही हैं। अगर आप GDP में परसेंटेज की R&D की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो चाइना और USA लगभग 2% के आसपास खर्च करते हैं। कितना, लगभग 2%। दुनिया में इजराइल ऐसा देश है जो अपनी GDP का 4.5% R&D पर खर्च करता है। कितना, 4.5%। शेयर ऑफ GDP इज यूज्ड फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना परसेंट, 4.5%। तो आप समझ सकते हो हम 1% भी अभी नहीं R&D में। तो हम एक तरफ बात करते हैं कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट के एडवांस कंट्री के बराबर हम रेस में है कि हम जो है दुनिया की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, बट उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कब होगी, जब हम टेक्नोलॉजी में फंडिंग R&D का बजट बढ़ाएंगे, जो अभी भी 0.6 to 0.7 पे ही अटका हुआ। ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंदर ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 के बाद ही हमारे देश में SERB बना। SERB ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड बना इसी पॉलिसी के आउटकम के बाद, क्योंकि R&D आपने बढ़ानी है जब रिसर्च में, तो आपको एक एजेंसी चाहिए जो क्या करेगा, डिफरेंट साइंटिस्ट से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से प्रोजेक्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, उन प्रोजेक्ट प्रपोजल को इवैल्यूएट करेगा, उसके बेस पे रिसर्च के लिए क्या मिलेंगी, फंडिंग मिलेंगी। तो ये क्या है, फंडिंग एजेंसी है गवर्नमेंट की। किसकी है, गवर्नमेंट की SERB। किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके अंदर आता है, DST के अंदर। DST के अंदर एक एजेंसी है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है जी। किस पॉलिसी के बाद बना, थर्ड पॉलिसी के बाद। अब फोर्थ पॉलिसी आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अभी तक जो हमारी पहले 3 आपकी पॉलिसीज होती थी उसमें केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती थी, इनोवेशन की बात नहीं होती थी। 2013 वाली जो पॉलिसी वो पहली बार इसमें इनोवेशन की बात की कि देश में हम लोग नई नई चीजें इनोवेट करनी पड़ेगी,
तभी केवल टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम नहीं चलेगा जब तक उन्होंने उसका एप्लीकेशन नहीं किया कुछ नया करने के लिए। तो इस पॉलिसी ने क्या लाया, इनोवेशन शब्द लाया। क्या लाया, इनोवेशन शब्द। नेक्स्ट आया, इसने एम बनाया इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर बनाने के लिए एम रखा गवर्नमेंट ने। क्या रखा कि अब हमें क्या बनना है, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 क्या बनना है, ग्लोबल साइंटिफिक लीडर बनना है। अभी तक हम इकोनॉमी में तो 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, पर अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं पहुंचे दुनिया में, है ना। तो इसलिए जैसे जापान है इकोनॉमी में भी आगे है, दुनिया का तीसरे नंबर पर है यूएस चाइना के बाद, टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में टॉप में है ना। तो दोनों चीज करनी है, केवल इकोनॉमी नहीं बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ बढ़ानी है। इसके बाद इस पॉलिसी के बाद इंडिया ने दुनिया की अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आपने सुना होगा न्यूट्रिनो रिसर्च, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, एक फ्रांस में एक रिसर्च लैब है, CERN कहते हैं उसको, है ना। तो वहाँ सर्न लेबोरेटरी अगर आपने सुना होगा, वहाँ पर क्या आपका एक्सपेरिमेंट चलता था, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। तो उसमें कोलैबोरेट किया है, क्योंकि हमने क्या करना था, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब हम दुनिया की अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ, एडवांस रिसर्च लैब के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, उनके साथ काम करेंगे नई नई चीज़ों के बारे में। जैसे आपने रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सुना होगा, है ना। एक LIGO नाम का कोई एक शब्द सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप पढ़िएगा उसके बारे में, ग्रेविटेशनल वेव्स। उस पर भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या है, काम किया है, ठीक है, दुनिया के और साइंटिस्ट के साथ मिलकर। उससे क्या होता है, ऐसी चीज़ों से क्या होता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से आपके कंट्री के साइंटिस्ट को रिकॉग्निशन मिलता है ना, कुछ और बढ़िया करने के लिए उनको मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है रिसेंट जो पॉलिसी आई है 5th, ठीक है, इसका नाम है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2020, किसकी, 2020 में। ये क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम जो है उसमें क्या कमियां हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, उनको क्या करना है, प्रॉपर्ली एड्रेस करना है। कुछ कमी है तो उसको ठीक करना है ना, और क्या बढ़िया है उसको एनकरेज करना है और बढ़िया करने के लिए। इसके बाद रिसेंटली इंडिया ने एक नई पॉलिसी लाया अभी, ओपन साइंस पॉलिसी। ओपन साइंस पॉलिसी क्या है, इसके थ्रू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम का एक शब्द है, रिसर्च जर्नल्स के एक्सेस के लिए, रिसर्च जर्नल्स के एक्सेस के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सब्सक्रिप्शन देगी, कॉमन सब्सक्रिप्शन, जिससे पूरे देश के हर एक स्टूडेंट, हर एक रिसर्चर क्या कर सके, उन जर्नल्स को, रिसर्च जर्नल को एक्सेस करें। अभी तक की पॉलिसी क्या थी, हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्नल्स को क्या करता था, एक्सेस के लिए पे करता था पब्लिशर्स को। तो इंडिविजुअल एक सिंगल जर्नल को हमारे देश में 100-150 इंस्टीट्यूशन पे कर रहे थे, इंडिविजुअली पैसा सारा गवर्नमेंट का अलग अलग पे करने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि पॉलिसी थी नहीं स्टैटिक कोई। अब क्या बोल रहे हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, उन इंस्टीट्यूशंस में तो स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक्सेस कर पाते थे, पर आम पब्लिक जो किसी कोई अपना इंडिविजुअल आपका रिसर्च कर रहा है उसके लिए कोई भी एक्सेस नहीं होता था, आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होना पड़ता था। अभी क्या है, ओपन साइंस पॉलिसी आ जाएगी जर्नल का एक्सेस के लिए, तो अब हर कोई एक्सेस भी कर पाएगा और पूरे देश में समान एक्सेस रहेगा हर एक रिसर्च जर्नल के लिए, हर किसी रिसर्चर को, हर किसी साइंटिस्ट को, ठीक है जी। और एक और किया, रिमूवल ऑफ बार्स ऑन मैरिड कपल्स हैविंग एम्प्लॉयमेंट इन द सेम डिपार्टमेंट। अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी वो क्या थी कि कोई हस्बैंड वाइफ फॉर एग्जांपल सेम डिसिप्लिन वाले, दोनों के दोनों, सपोज दोनों के दोनों फिजिक्स के रिसर्चर हैं, या सपोज दोनों के दोनों बायोलॉजी के रिसर्चर्स हैं, या सपोज दोनों के दोनों कोई एक इंजीनियरिंग ब्रांच का रिसर्चर, उनको एक इंस्टीट्यूशन में सेम डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलती, अभी तक नहीं मिलती थी। रीजन क्या था, इस वजह क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बार लगा रखा था। उससे क्या हुआ था, बार किसने लगाया गया था, बार इसलिए लगाया गया था कि इससे क्या हो, ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन सिस्टम है। अगर फॉर एग्जांपल कोई डीन है ना, कोई रिसर्चर है किसी इंस्टीट्यूशन में, उसकी वाइफ आ गई, उसका बेटा आ गया, तो सेम इंस्टीट्यूशन में तो क्या हो जाएगा, ज्यादातर कपल के लिए होता है, तो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पाएगी, है ना। बट धीरे धीरे देखा गया
कि वो पॉलिसी का वो पैरामीटर तो चलो फुलफिल हो गया कि वो ट्रांसपेरेंसी, बट ऐसे में क्या होता है, कई अच्छे रिसर्चर्स जो होता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। किसकी वजह से? भाई मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली आसपास रहे, हस्बैंड वाइफ अगर इक्वली क्वालिफाइड है दोनों के दोनों, एक को नौकरी मिली दूसरे को इस बेस पे नहीं मिल रही है क्योंकि हस्बैंड उस जगह में पहले नौकरी मिली, अगर वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है उस पोजीशन के लिए तो उसको भी मिलना चाहिए, है ना। तो अब ये बार भी क्या कर लिया है, हटा दिया है, ओके।